हेलो जेंटलमैन। हमारा नाम है डेविड और आप देख रहे हैं ज्ञान ज्योति। इस ज्ञान ज्योति में लगातार पॉलिटी के सवालों की चर्चा की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, जिसको फंडामेंटल राइट कहते हैं, जिसको मूल अधिकार कहते हैं। इस मूल अधिकार में जितने भी आपके प्रश्न आए हुए हैं, हम उन सभी प्रश्नों की जबरदस्त चर्चा करेंगे और देखते हैं आप में से इस चैप्टर से, इस टॉपिक से कितने आंसर देते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। जेंटलमैन शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे 5 मिनट में जितना भी इस टॉपिक के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जी हाँ, हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट। जी हाँ, फंडामेंटल राइट। यदि हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो जेंटलमैन भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। यदि हम आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। जी हाँ, ये भी महत्वपूर्ण बात है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। और तीसरी बात, अगर हम ये कहें आपसे, तो ये जो हमारे संविधान में है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आंसर भी आपके पास में है, वो है अमेरिका। जी हाँ, वो है अमेरिका। ये अमेरिका के देश से भारतीय संविधान में शामिल किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, इसकी प्रकृति कैसी है? जी हाँ, ये बाध्यकारी है। ये पहली बात है, ये बाध्यकारी है। ये बाध्यकारी है। बाध्यकारी का मतलब होता है जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उन्हें सरकार पर एनी हाउ मानने पड़ेंगे। यानी कि जब जब सरकार के द्वारा इन अधिकारों को सीमित किया जाएगा या इन अधिकारों पर कमी की जाएगी, तो जेंटलमैन आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ये बाध्यकारी है, ये न्याय योग्य है। जी हाँ, ये न्याय योग्य है। इन पर आपको न्याय मिलेगा। जब जब आप मूल अधिकारों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगे, आपको न्याय मिलेगा। ये वाद योग्य भी हैं। जी हाँ, ये वाद योग्य भी हैं। ये वाद योग्य भी हैं। यदि राज्य के द्वारा, यदि सरकारों के द्वारा इनका उल्लंघन किया जाएगा, तो इनका जो संरक्षण है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, उल्लंघन होने होने पर सीधा आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। उल्लंघन होने पर आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। और आपको मालूम है, मूल संविधान में 7 प्रकार के अधिकार थे। जी हाँ, 7 प्रकार के अधिकार थे। वर्तमान में 6 प्रकार के हैं। वर्तमान में 6 प्रकार के अधिकार हैं। तो इसकी प्रकृति कैसी थी, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इस चैप्टर के शुरुआत में ये बातें आपको समझना अनिवार्य है। अब दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न आता है और जो भी प्रश्न आएंगे, हम उन प्रश्नों के माध्यम से सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और उसमें भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, सीधी बात, नो बकवास। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न आ चुका है। ये आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला प्रश्न है। ये कह रहा है, मौलिक अधिकार क्या हैं? और जेंटलमैन, इसका आंसर हम आपको बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये आंसर आपके पास में होगा और इसका आंसर आपके पास में है। मूल अधिकार क्या है? व्हाट आर द फंडामेंटल राइट? ये मूल अधिकार क्या है? पास में ये बात योग्य है। दूसरा, आबाद योग्य है, लचीले है, कठोर है। और हमने आपको बताया था, जब जब आपके मूल अधिकारों का हनन होगा या आपके मूल अधिकारों को सीमित किया जाएगा, तो जनरल में आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसका मतलब ये बात योग्य है, ये न्याय योग्य है। अगर केवल होगा, ये बात योग्य है, इन पर वाद विवाद होता है, चुनौती दे सकते हैं, ये बात योग्य है। दूसरा, आबाद योग, ये आंसर बिल्कुल गलत है, ये विकल्प बिल्कुल गलत है। तीसरा है, लचीली भी नहीं, कठोर भी नहीं। आंसर केवल और केवल ए आएगा, ये बात योग्य है। ये आज का सबसे पहला प्रश्न था, सबसे आसान प्रश्न था। हो कठिनाइयां हो, क्योंकि ये बात को बता चुके थे, राइट है, ये न्याय योग्य है, ये बात योग्य है। लगाता है। सेकंड, हो सकता है इस प्रश्न ना हुए हो। आपने सुना होगा कि मूल अधिकारों को कभी भी निलंबित नहीं कर सकते हैं। मूल अधिकारों को कभी भी
आपके मूल अधिकारों को सीमित होती है। ये प्रश्न वहीं से लिया गया है। इसमें कहा गया मूल अधिकार से मूल अधिकार भी निलंबित नहीं किया जा सकते। ये मेरे लाल कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ अपवादों में इनको निलंबित किया जा सकता है। ये सत्य है सर। तो पहली बात ये गलत है। यदि आप भारत में जन्मे हैं तो कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं है। कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। यहां तक आपका जीवन भी एब्सोल्यूट नहीं है। पता नहीं आपके जीवन के साथ आपके साथ कब क्या हो जाए। ये तो मूल अधिकार है, इनका तो वर्णन संविधान में है। ये एब्सोल्यूट नहीं है। ये आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा बात, प्रधानमंत्री के निर्देशों से इसे निलंबित कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। प्रधानमंत्री की इतनी क्षमता नहीं है जो आपके मूल अधिकारों को निलंबित कर सके। ये पावर नहीं होगा। यदि हम बात कर निलंबित हो जाते हैं, राष्ट्रपति महोदय कोई भगवान नहीं है। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ये संविधान नहीं बनाया गया है। यहाँ आंसर केवल और केवल डी होगा। जी हाँ, भारत में आपातकालीन हो, इमरजेंसी हो, मेरे लाल है अधिकारों को कर सकता है। मालूम है इमरजेंसी का उल्लेख संविधान के 30 अमन में है। आंसर केवल होगा डी सर। बहुत सारे बिल्कुल सारे भगवान नहीं है। नहीं करे आपके अधिकारों को, मूल अधिकारों को या निलंबित किया जा सकता है। आंसर होगा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यदि आप शुरुआत से हमसे जुड़े होंगे तो मेरे बच्चा इसका आंसर आप देखने से पहले ही इसका आंसर आपके पास में होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ये बच्चों वाला प्रश्न है। ये कह रहा है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? जी हाँ बच्चों, बहुत ही कमजोर है। उम्मीद करते हैं आंसर के पास में होगा। अंदर तक ये आपको जो ये आपको भ्रमित कर रहा है, ये विकल्प नहीं है इसका। और हमने ये देखिए शुरुआत में हमने आपको बताया था आर्टिकल लेकर इनका उल्लेख किया गया है। फिर बच्चों आंसर आपके पास में है। दूसरा है लेके होगा। आंसर बी इज द राइट आंसर। ये सभी आपको बेवकूफ बना रहे हैं। बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही कमजोर प्रश्न था। उम्मीद करते हैं इसका आंसर सभी के पास में होगा। यस, इसका आंसर सभी के पास में होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न हो सकता है, ये प्रश्न आपको चुनौती दे सकता है। हो सकता है ये प्रश्न आपकी हालत खराब करे। और मेरे बच्चों, मेरे लाल, एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं जो प्रश्न आपकी हालत खराब कर सकते हैं। तो ये कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल या कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों, संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? जी हाँ दोस्तों, ये एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। यदि आपने आर्टिकल 13 पढ़ा होगा तो मेरे बच्चों, मेरे लाल, ये आर्टिकल 13 से है। जी हाँ, ये आर्टिकल 13 से है। और आपको मालूम है, यस, आर्टिकल 13 है। वेट 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 वेट, आर्टिकल 13 है। वेट 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 वेट, यस, न्यायिक पुनरावलोकन। आर्टिकल 13 न्यायिक पुनरावलोकन की बात करता है। जी हाँ, ये कह रहा है यदि कोई भी ऐसी विधि बनाई है संसद के द्वारा, कोई ऐसी विधि बनाई है और वो विधि आपके अधिकारों में कमी लाती है, वो विधि आपके अधिकारों को सीमित करती है, तो मेरे बच्चों, मेरे लाल, ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय उस विधि को शून्य और असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ये इसका उल्लेख आर्टिकल 13 में है। जी हाँ, इसको शून्य और असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं और इसका उल्लेख आर्टिकल 13 में है।
जी हाँ, यदि मूल अधिकारों के संदर्भ में कोई ऐसी विधि बनाई है या राज्य ने या संसद ने, तो मेरे बच्चों उस विधि को सर्वोच्च न्यायालय शून्य और असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसी को ही न्यायिक पुनर्वलोकन कहते हैं। इसी को ही न्यायिक पुनर्वलोकन कहते हैं। जी हाँ। तो आंसर आपका केवल ए आएगा। ए इज द राइट आंसर। यदि हम आर्टिकल बी की बात करते हैं, यानी कि आर्टिकल 32 की बात करते हैं, तो मेरे बच्चों ये भी फंडामेंटल राइट का भाग है। जी हाँ, संवैधानिक उपचार। आर्टिकल 32 स्पष्ट शब्दों में कहता है, यदि आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे के सीधे आर्टिकल 32 के तहत सीधा सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और वहां से मूल अधिकारों के संदर्भ में आप न्याय ले सकते हैं। ये आपका अधिकार है। आसान शब्दों में, जब कभी भी आपके अधिकारों का हनन होता हो, आपके अधिकारों में कमी की जाती हो या आपके अधिकारों को सीमित किया जाता हो, तो मेरे बच्चों उस दशा में आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ये आर्टिकल 32 कहता है। ये आर्टिकल 32 कहता है। और वहीं आर्टिकल 2 से 45 की बात करते हैं। ये भी बहुत आसान है। आर्टिकल 2 से 45, जी हाँ, आर्टिकल 2 से 45 ये कहता है, ये संसद को बहुत बड़े अधिकार देता है विधि के मामले में। ये कहता है, संसद अनुच्छेद 2 से 45 के तहत संसद किसी भी राज्य के विषय पर कानून बना सकता है। जी हाँ, आपको मालूम है राज्य में विधि बनाने का अधिकार उस राज्य की विधानमंडल को है, लेकिन मेरे लाल मेरे बच्चों आर्टिकल 2 से 45 संसद को अधिकार देता है। जी हाँ, ये संसद को अधिकार देता है किसी भी विधानमंडल में किसी भी राज्य में कानून बनाने का। जी हाँ, किसी भी राज्य में किसी भी विधानमंडल में कानून बनाने का अधिकार ये संसद को देता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 2 से 45 में है। आर्टिकल 2 से 45 में इसका उल्लेख किया गया है। और वहीं यस 326, अगर हम आर्टिकल 326 की बात करते हैं तो ये कहता है लोकसभा। जी हाँ, लोकसभा, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, वेट 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 यस, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, इन दोनों के चुनाव में वयस्क मताधिकार की बात करता है। जी हाँ, वयस्क मताधिकार की बात करता है। तो ये चारों आर्टिकलों से हमने आपको रूबरू करा दिया। तो इसका आंसर केवल ए होगा। जी हाँ, इसका आंसर केवल ए होगा। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 न्यायिक पुनर्वलोकन। इज इट क्लियर? इसके साथ में हमने आर्टिकल 32 की चर्चा की थी, 2 से 45 की भी चर्चा की थी और मेरे बच्चों 326 की भी हमने चर्चा की थी। अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके लिए? यस, ये कह रहा है भारतीय संविधान में समता का अधिकार। जी हाँ बच्चों, समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यानी कि समता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेख है? समता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेख है? यदि हम आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक की लिस्ट बनाएं तो ये लिस्ट आपके सामने इस प्रकार से होगी। समता का अधिकार, समता का अधिकार, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, वेट 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 वेट, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, सॉरी 12 से लेकर 18 तक, सॉरी, वेट 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 वेट, कुल मिलाकर ये आर्टिकल 12 से लेकर, वेट वेट वेट, 12 से लेकर 35 तक। यदि हम समता के अधिकार की बात करते हैं तो आपको मालूम है 14 से लेकर 18 तक। यस, वेट वेट वेट, यस, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक ये हमारा समता के अधिकार की बात करता है। वहीं हम स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 19, जी हाँ 19 से लेकर 22 तक। यदि हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लेख आर्टिकल 23 और 24 में है। 23 और 24 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। और एक अधिकार अल्पसंख्यकों के संबंधित। जी हाँ, अल्पसंख्यक, ये आर्टिकल 29 से लेकर
30 तक, आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक जो भी भारत में अल्पसंख्यक हैं उनको उनकी लिपि, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। वहीं आर्टिकल 32, जी हाँ, आर्टिकल 32 ये संवैधानिक उपचार की बात करता है। तो जेंटलमैन ये वो लिस्ट है, फंडामेंटल राइट की ये लिस्ट है। तो ये प्रश्न यहीं से लिया गया है। जी हाँ, ये वाला प्रश्न यहीं से लिया गया है। ये कह रहा है भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में है। कहां से? 16 से 20 तक नहीं बताया हमने आपको, ये गलत है, ये गलत है। दूसरा है 15 से लेकर 19 तक, ये भी नहीं बताया हमने, ये भी गलत है। तो आंसर केवल और केवल अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। और यहां पर भी हमने आपको जिक्र किया था। जी हाँ, यहां भी हम आपको बताए थे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक ये समता के अधिकार का उल्लेख करता है। तो आपका आंसर केवल और केवल सी होगा। सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक ये समता के अधिकार के बारे में बताता है। समता का अधिकार का मतलब होता है जिस देश में सब लोग समान रहेंगे, किसी के साथ में भेदभाव नहीं रहेगा। समता का अधिकार यह है, विधि सभी के लिए बराबर होंगी। विधि के मामले में भी किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के मामले में, वंश के मामले में, जाति के मामले में, इन आधारों पर महिलाओं के मामले में या नौकरियों के मामले में भेदभाव नहीं होगा। इसका उल्लेख आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। तो यहां पर आंसर केवल और केवल आपका सी आएगा। सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। फिर से ये भी प्रश्न बहुत आसान है। ये कह रहा है समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किसके अंतर्गत दिया गया है? जी हाँ, किसके अंतर्गत दिया गया है? आर्टिकल 13, 14, 15, 16। और ये आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, पहला, द्वितीय, तीसरा, चतुर्थ। इनमें से 4 विकल्प दिए गए हैं। देखते हैं आपका आंसर क्या होगा। और हम आपको बताए थे मेरे बच्चा, जो समानता का अधिकार है या समता का अधिकार है, इसका उल्लेख आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसका उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक 15 भी आएगा, 14 भी आएगा और 16 भी आएगा, यानी कि ये तीनों समानता के अधिकार में इनका उल्लेख किया गया है। और वहीं हमने आपको बताया था आर्टिकल 53, ये न्यायिक पुनरावलोकन है। ये जब संसद के द्वारा आपके अधिकारों में कमी की जाएगी तो जेंटलमैन इस आर्टिकल के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय उस विधि को शून्य और असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो जेंटलमैन यहाँ का आंसर केवल और केवल ये आएगा, यानी कि 2, 3, 4 आंसर केवल सी होगा आपका। आंसर सी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 14, 15, 16 ये तीनों आर्टिकल समानता अर्थात समता के अधिकार में शामिल हैं। ये आर्टिकल 13 इससे बाहर है। उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप सभी के पास में होगा और सभी बच्चे आंसर सी लगा रहे होंगे। सभी बच्चे आंसर सी लगा रहे होंगे। नेक्स्ट एक और प्रश्न है, ये कह रहा है इनमें से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की बात करता है? जी हाँ, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जितने भी लोग हैं सभी लोगों के लिए एक कानून होगा, कानून की निगाह में, कानून के समक्ष सब लोग बराबर हैं। वो बात किस अनुच्छेद में लिखी हुई है? पहला है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, 15 या 13, वह कौन सा है? जी हाँ मेरे दोस्तों, आंसर केवल और केवल 14 होगा, यानी कि आंसर सी होगा। आर्टिकल 2, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है। अब थोड़ी चर्चा आर्टिकल 14 के बारे में करते हैं, बस 1 सेकंड की चर्चा है। क्या कहता है आर्टिकल 14? आर्टिकल 14 क्या कहता है? इसमें हमें केवल 2 बातें पढ़नी है। ये कहता है विधि के समक्ष समानता। जी हाँ, पहली बात विधि के समक्ष समता या समानता, या कानून के समक्ष समता या समानता, पहली बात। दूसरी बात विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, केवल इन दोनों बातों की चर्चा करता है। अब इन दोनों बातों के मायने बहुत अलग है। बच्चा थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा फोकस करना, हम जो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं वो समझना। पहली लाइन है विधि के समक्ष समानता। जी हाँ, पहली है विधि के समक्ष समानता। ये कहता है भारत में जितने भी लोग हैं
उन सभी लोगों के लिए वो सभी लोग विधि के अधीन रहेंगे। जब कभी भी आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, सेशन कोर्ट जाते हैं, कभी भी आपने मूवियों में एक मूर्ति देखी होगी और मूर्ति पर आपको आंखों की पट्टी पे मतलब आंखों पे काले काले रंग की पट्टी बंधी होती है। तो वो यह नहीं देखती है कि कौन व्यक्ति अमीर है, कौन गरीब है। जी हाँ, यदि प्रधानमंत्री के द्वारा कोई भी क्राइम किया गया है, तो मेरे बच्चों विधि प्रधानमंत्री को माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री को इस आधार पर माफ नहीं करेगी, यह देश का प्रधानमंत्री है। विधि सभी के लिए बराबर होगी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो चपरासी है, चाहे वो राष्ट्रपति है, कोई भी है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो महिला है, सभी के लिए विधि बराबर है। विधि के समक्ष समानता, ये पहली बात बोलता है। यानी कि कलेक्टर के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या की गई है और वहीं किसी भी चपरासी के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या की गई है, तो मेरे बच्चों दोनों के लिए समान अपराध है, दोनों के लिए बराबर सजा मिलेगी। ये समानता है, ये समता है, ये बोलता है विधि के समक्ष समानता। यही हम विधि के समान संरक्षण की बात करते हैं, विधि के समान संरक्षण की बात करते हैं, ये थोड़ा सा अंतर है। ये कहता है सभी लोग विधि के समान संरक्षण होने चाहिए, अर्थात एक व्यक्ति है जैसे कि आईएएस अधिकारी है, एक डीएम है, डीएम के द्वारा किसी भी व्यक्ति की हत्या की जाए और वहीं पागल के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या की जाए, तो मेरे बच्चों दोनों को इस स्थिति में, इस केस में दोनों को समान सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि डीएम के पास में विवेकशील मस्तिष्क है, लेकिन जो पागल है, उस पागल ने किसी की हत्या की है, उसके पास में चिंतनशील मस्तिष्क नहीं है। जब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, तो मेरे बच्चों सर्वोच्च न्यायालय डीएम को तो माफ नहीं करेगा, लेकिन ये जो पागल है, पागल को माफ कर सकता है। पागल को डीएम के बराबर सजा नहीं मिलेगी। तो आर्टिकल 14 इन्हीं दो बातों की चर्चा करता है। आर्टिकल 14 इन्हीं दोनों बातों की चर्चा करता है। तो आर्टिकल आपका सी होगा और हम आपको डी आपको बता चुके हैं। डी का मतलब होता है न्यायिक पुनरावलोकन, इसकी भी हमने चर्चा की है, दोबारा इसको रिपीट नहीं करेंगे हम। यस, नेक्स्ट इसी कर दो। नेक्स्ट, यदि हम आर्टिकल 16 की बात करते हैं, तो ये अफसरों की समानता की बात करता है। ये अफसरों की समानता की बात करता है, अर्थात सरकारी नौकरियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा, ये आर्टिकल 16 कहता है। वहीं आर्टिकल 15 कहता है जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, इन आधारों पर किसी पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि इस भारत में मुस्लिम लोगों को, हिंदू लोगों को या जैनियों को या बौद्धिज्म को, सभी को किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसका उल्लेख आर्टिकल 15 में है। तो यदि हम इसके क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके आंसर की बात करते हैं, तो आंसर केवल सी होगा और हमने इन्हीं के साथ में इन आर्टिकलों को एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़ते हैं। यस, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण है? और इसी की बात हमने किए थे, इसी की बात अभी अभी जस्ट हम किए थे आपसे। यस, आर्टिकल 14 में विधि के समान संरक्षण या कानून के समान संरक्षण, तो इसका उल्लेख आर्टिकल 14 में है। तो इसका आंसर भी आपके पास में होना चाहिए। या संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण है? तो इसका आर्टिकल 14 ही इसका आंसर होगा। आर्टिकल 14 ही इसका आंसर होगा। हम 13 की चर्चा कर चुके हैं, 15 की, 14 की। यदि हम आर्टिकल 12 की बात करते हैं, तो ये आर्टिकल 12 राज्य को डिफाइन करता है, ये बताता है राज्य क्या होगा। जी हाँ, ये बताता है राज्य क्या होगा। तो आर्टिकल 12 की हम चर्चा करते हैं, बस 2 सेकंड के में हम आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। आर्टिकल 12 क्या कहता है? ये आर्टिकल 12 मेरे बच्चों राज्य को परिभाषित करता है। ये राज्य को परिभाषित करता है। राज्य का मतलब होता है भारत सरकार और संसद। ये कहता है भारत सरकार और संसद, भारत सरकार और संसद। राज्य का मतलब होता है राज्य सरकार और विधानमंडल, राज्य सरकार और विधानमंडल, विधानमंडल। राज्य का मतलब होता है लोकल अथॉरिटी,
स्थानीय निकाय। राज्य का मतलब होता है अन्य प्राधिकरण। ये सभी राज्य का मतलब होता है। अर्थात यदि भारत सरकार के द्वारा आपके अधिकारों में कमी आती है तो जेंटलमैन आप सीधा राज्य के विरुद्ध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या किसी भी राज्य सरकार ने आपके अधिकारों का उल्लंघन किया है, या जो पंचायती व्यवस्था है, स्थानीय निकाय हैं, इनके द्वारा, या अन्य निकाय हैं, अन्य प्राधिकरण हैं, इनके इनके द्वारा यदि आपके अधिकारों में कमी की जाती है, आपके अधिकारों को सीमित किया जाता है, तो मेरे बच्चे इस दशा में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये राज्य है, ये राज्य को परिभाषित करता है, ये राज्य को परिभाषित करता है आर्टिकल 12। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 12 राज्य को परिभाषित करता है। नेक्स्ट, ये प्रश्न भी अच्छा है। ये कह रहा है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है, यानी कि आर्टिकल 15। ये आर्टिकल 15 का उल्लेख कहां पर किया गया है? आसान प्रश्नों में, आसान शब्दों में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो आर्टिकल 15 है, इसका उल्लेख कहां पर किया गया है? तो 4 विकल्प आपके पास में है, और ये भी प्रश्न बहुत ही आसान है। यदि आपने हमारी क्लास में जुड़े होते तो मेरे बच्चों आपका आंसर आपके इसमें यस ये है, इसमें आपका आंसर है आर्टिकल 14 कहां पर किया गया है। तो देखो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमने चर्चा किया था समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो ये प्रश्न यहीं से है, तो ये प्रश्न यहीं से है। यस यस वेट वेट यस यस आर्टिकल, यानी कि आंसर केवल डी होगा आपका, समानता का अधिकार। यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 14, वेट 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 यस, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। वहीं हम सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार की बात करते हैं तो इनका उल्लेख आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक है। जी हाँ, आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक इनका उल्लेख किया गया है। और वहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो मूल अधिकारों में केवल 2 जगह इनको उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक इनका उल्लेख किया गया है। और वहीं धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसका उल्लेख आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है, 25 से लेकर 28 तक है। तो इसका आंसर केवल डी होगा, समता का अधिकार। डी इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे आंसर डी लगा रहे हैं, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चा। ओके यस यस, हो सकता है ये प्रश्न आपको कठिन लगे। जी हाँ, ये बात हम मानते हैं। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसका आंसर बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही लगाते हैं। ये कह रहा है मद्रास राज्य बनाम दौरा राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप इनमें से किसे मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया था? इनमें से किसे मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया था? पहला है विधि के समक्ष समानता, नहीं किया गया था, ये इसका विकल्प नहीं है। दूसरा है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। जी हाँ, आंसर केवल और केवल बी होगा, बी इज द राइट आंसर। यदि आप शुरुआत से हमसे जुड़े होते तो मेरे बच्चों हमें इसका आंसर देने की कोई आवश्यकता ना थी। आप हमारे आंसर देने से पहले ही इसका आंसर आपके पास में होता। तो आंसर केवल और केवल बी है, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में जैसा निहित है इनमें से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है। जी हाँ, सम्मिलित नहीं है। आपको मालूम है आर्टिकल 14 से लेकर, फिर से हम ये बात रिपीट कर रहे हैं, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इनका उल्लेख किया गया है। यदि हम कानून के समक्ष समानता की बात करते हैं तो इसका उल्लेख आर्टिकल 14 में इसका उल्लेख किया गया है। जी हाँ, कानून के समक्ष समानता यानी कि कानून की निगाह में सब लोग बराबर होंगे, किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 14 में इसका उल्लेख है। अवसर की समानता, आर्टिकल 16 में इसका उल्लेख है।
आर्टिकल 16 में इनका उल्लेख है। वहीं आर्थिक समानता की बात करते हैं तो मेरे लाल आर्थिक समानता जैसा था कोई वर्ड इसमें है ही नहीं। आर्थिक समानता नहीं है तो आर्टिकल केवल डी होगा, यानी कि आंसर केवल और केवल डी होगा। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं। एक ये प्रश्न भी है, बहुत ही कमजोर प्रश्न है। आपको मालूम है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक ये है। आर्टिकल 14 से लेकर, यदि आपने आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक अच्छे से समझा होगा तो इसका आंसर आपके पास में होगा। ये कह रहा है छुआछूत या अस्पष्टता का उन्मूलन। छुआछूत का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17। इसका आंसर केवल सी होगा। आर्टिकल सी में ही इसका उल्लेख किया गया है। वहीं हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो इस बात की हम चर्चा कर चुके हैं। विधि के समक्ष समानता, विधि के समान समान संरक्षण की बात करता है, तो ये केवल आंसर नहीं होगा। 14 इसका आंसर नहीं होगा। ये बात हम आपको समझाए थे। वहीं 21 की बात करते हैं तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। जी हाँ, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और अनुच्छेद 19 ये बोलने के अधिकार से संबंधित है, तो केवल आर्टिकल 70 ही इसका आंसर होगा। और जो बच्चे आंसर डी लगा रहे होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही है। सॉरी, आंसर सी लगा रहे होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। देखो, जहां पर हमें लगेगी चर्चा की जाए, इससे पहले उस टॉपिकों पर चर्चा नहीं किए तो वहां पर चर्चा अनिवार्य करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें वो रिपीटेड हैं, उनकी हम चर्चा कर चुके हैं, उनको हम बोलकर लिखकर आपको समझा चुके हैं। जो हमें उचित लगेगा, जिन पर चर्चा करना अनिवार्य है, वहां पर एक जबरदस्त तरीका से हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, वहां पर एक जबरदस्त तरीका से हम चर्चा करेंगे। यस, ये कह रहा है भारत में अस्पष्टता निवारण। जी हाँ, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 इनमें से किन उपायों से दूर किया जा सकता है? यानी कि जो छुआछूत है, आज भी भारत में छुआछूत है दलितों के साथ में। और मैं बहुत ही बेकार शब्दों में इसका और व्याख्या करूं, बहुत ही गंदे शब्दों में और इसका मैं व्याख्या करता हूं। आप गांव में जाओ, कुछ प्रकार के जो सफाई कर्मी होते हैं जिनको बहुत बेकार भाषा में भंगी कहते हैं, और भी हैं दलित हैं उनको बहुत बेकार और घटिया भाषा में उनको चमार कहते हैं, उनसे भी छुआछूत है सर। जी हाँ। और मालूम है आपको, जो बहुत ज्यादा बीमार है, जिसके शरीर में कोड़ निकल रहे हैं, बहुत फोड़ा फुंसी निकल रहे हैं, अगर उनसे भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी डॉक्टर, कोई भी अन्य संस्था छुआछूत करती है तो मेरे बच्चों ये भी अपराध की श्रेणी में है, इसको भी अपराध कहा जाएगा। इज इट क्लियर? इसे भी अपराध कहा जाएगा। तो इसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? पहला विकल्प है कानून बनाकर। जी हाँ, और आपको मालूम है कानून बनाया है, इसी के संदर्भ में, छुआछूत के संदर्भ में कानून बनाया है, और कहीं तक बहुत हद तक इसको दूर भी किया है। तो ये विकल्प तो बिल्कुल की चोट पे बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के द्वारा, जी हाँ, शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक, शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जी हाँ, और वर्तमान में दिल्ली जैसे प्रदेश में, दिल्ली जैसी राजधानी में ये बहुत हद तक कम किया गया है। तो शिक्षा के माध्यम पर भी से भी इस पर अंकुश लगाया है। बहुत कम छुआछूत है। वहीं जागरूक करके, लोगों को जागरूक करके इस बीमारी पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। और वहीं नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, ये इसका विकल्प नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को नौकरी में प्रवेश दिलाकर यदि छुआछूत तो कम करेगा, नहीं हो पाएगी। तो इसका आंसर केवल ए बी सी, यानी कि 1 2 3, आंसर केवल ए होगा। ए इज द राइट आंसर। इस छुआछूत को कानून बनाकर, शिक्षा के माध्यम से और जागरूक कर कर दूर किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। लेकिन मेरे बच्चों, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर दूर नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर केवल और केवल 1 2 3, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। से बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। ये कह रहा है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ, कहां पे है?
कितने अनुच्छेदों में है? यदि आपने शुरुआत से हमारी क्लास देखी होगी तो मेरे बच्चों इसका आंसर आपके सामने है। पहला विकल्प है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, और जो पहला विकल्प दिया गया है वो ही इसका आंसर होगा। जी हाँ, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। वहीं आर्टिकल 16 से लेकर 19 तक ही आपको भ्रमित कर रहे हैं, ही आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ही इसका आंसर नहीं है। वहीं आर्टिकल 70 से लेकर 20 तक ये भी नहीं है सर, आर्टिकल ये भी गलत है, और वहीं डी भी गलत है। आंसर केवल और केवल ए इज द राइट आंसर। जो बच्चे आंसर ए लगा रहे होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही है। जी हाँ, उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है? यह प्रश्न बड़ा ही अच्छा है क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न बने हैं। पहला विकल्प है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। तो बच्चों हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, आर्टिकल 14 की अच्छे से चर्चा कर चुके हैं हम। तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, 14 से लेकर 18 तक ये समानता के अधिकार की बात करता है, और वहीं ये पूछ रहा है स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ, किस अनुच्छेद में है? तो आपको मालूम है बोलने का अधिकार ये अनुच्छेद 19 में है, अनुच्छेद 19 में है। तो 19 इसका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो थोड़ी चर्चा हम आर्टिकल 19 की करेंगे, 20 की, 19 की करेंगे, 21 की करेंगे, 22 की करेंगे। 19 क्या कहता है समझना बच्चा, आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 बहुत क्या कहता है, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में आपको बताने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 19 क्या कहता है? यस, आर्टिकल 19 क्या कहता है? देखो, आर्टिकल 19 आपको भारत में जितने भी लोग हैं उनको वॉक एंड अभिव्यक्ति की आजादी देता है। ये आर्टिकल 19 आपको बोलने का अधिकार देता है, आपको अपनी बात रखने का अधिकार देता है, और बात रखने के बहुत सारे तरीके हैं। जी हाँ, आर्टिकल 19 कहता है आप भारत में बोल सकते हैं। जी हाँ, भारत में बोल सकते हैं, बोलने का अधिकार है। आप सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं क्योंकि ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। जब आप पैदा हुए थे, जब आपका जन्म हुआ था, तभी से ये अधिकार आपके पास में है, आपको बोलने का अधिकार है। तो आप अपनी बात को किस प्रकार से रख सकते हैं? आप अपनी बात को लिख कर रख सकते हैं, लिख कर अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हैं, लिख कर, बोलने के अलावा लिख कर अपनी बात को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, या इशारा कर कर अपनी बात को आप कह सकते हैं। जिस प्रकार से यदि मैं बोलूं आपसे, तो आप समझ गए होंगे कि हम आपसे पानी मांग रहे हैं, तो आप अपनी बात को इशारा करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये भी आर्टिकल 19 का भाग है। ये भी ये भी आर्टिकल 19 का भाग है। इज इट क्लियर? यस, यानी कि इशारा करके, इशारा करके। नेक्स्ट, आप अपनी बात को नाचकर भी व्यक्त कर सकते हैं। जी हाँ, ये भी आर्टिकल 19 का भाग है, नाचकर, नाचकर, क्योंकि आपको मालूम है सड़क पे कहीं पे भी डांस कर सकते हैं, डांस कर कर अपनी फीलिंगों को, अपने विचारों को आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो पहले आपने बताया था बोलकर, लिखकर, और आप अपनी बात को चुप रहकर भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, चुप रहकर, चुप रहकर भी आप अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण बातें थी जिन बातों से आप लिखकर, चुप रहकर, नाचकर, इशारा करके। और नेक्स्ट है सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप अपनी बात को आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसमें व्हाट्सएप आता है, जिसमें फेसबुक आती है, ट्विटर आता है, इनके माध्यम से आप अपनी बात को कह सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों, आर्टिकल 19 इतनी सारी बातें बोलता है, आर्टिकल 19 इतनी सारी बातें बोलता है। इनके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आर्टिकल 19 ए, आर्टिकल 19 1 ए, आर्टिकल 19 1 ए बी, सी डी ई, इस प्रकार से भी कुछ आर्टिकल हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिस प्रकार से आपको आर्टिकल 19 के तहत ही आप संघ बना सकते हैं, आपको संघ बनाने का अधिकार है। ये भी आर्टिकल 19 कहता है, ये भी आर्टिकल 19 कहता है। जी हाँ, आर्टिकल 19, आप संघ बना सकते हैं,
आप सम्मेलन कर सकते हैं, आप भारत के किसी भी भाग में घूम सकते हैं या रह सकते हैं। आप भारत के किसी भाग में घूम सकते हैं, रह सकते हैं, आप व्यवसाय कर सकते हैं, आप भारत के किसी भाग में भ्रमण कर सकते हैं, भ्रमण भ्रमण कर सकते हैं। तो ये भी अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत में आते हैं। तो ये सारी बातें अनुच्छेद 19 कहता है। आर्टिकल 19 इन सभी बातों की चर्चा करता है। इट क्लियर? आर्टिकल 19 इन सभी बातों की चर्चा करता है। तो मेरे बच्चा आर्टिकल 19 के तहत ही ये है स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत ही आता है। अच्छा, आर्टिकल 22 और 21 की इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आगे भी इस प्रकार से क्वेश्चन है हमारे पास में। तो यहाँ पे आंसर केवल और केवल बी होगा। बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आंसर केवल बी होगा। आगे बढ़ते हैं। यस, ये कह रहा है भारत के संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। बच्चा, आपको मालूम होना चाहिए जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो मेरे बच्चों संविधान के निर्माण के दौरान एक आवाज उठाई गई थी कि जो प्रेस है, जो मीडिया है, इसको भी अधिकार दिए जाएं, इसको भी विशेष अधिकार दिए जाएं। और वहीं अंबेडकर साहब ने खड़े होकर उन पर लगाम लगाया। उन्होंने कहा कि हम मीडिया को कोई ऐसी स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं जो स्वतंत्रता आपके पास में नहीं है, जो भारत के लोगों के पास में नहीं है, हम वो स्वतंत्रता मीडिया को नहीं दे सकते हैं। और अंबेडकर साहब ने कहा था प्रेस का अधिकार ये आर्टिकल 19 के तहत ही आता है, वॉक एंड अभिव्यक्ति के तहत ही प्रेस का अधिकार है। तो आर्टिकल 19 में ही इसका उल्लेख है। हमने बताया था सोशल मीडिया, हमने बताया था सोशल मीडिया। तो फिर से बोल रहे हैं भारत के संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। जी हाँ, इस पे एक मांग चली थी कि इस प्रेस को और अधिक अधिकार दिए जाएं, लेकिन अंबेडकर साहब ने इस पर अंकुश लगाया। अंबेडकर साहब ने इस पर रोक लगाई और कहा हम मीडिया को कोई इतने अधिकार नहीं दे सकते हैं जो व्यक्ति के पास में नहीं है, जो आपके पास में नहीं है। तो इसका आंसर केवल और केवल ए आएगा। ए इज द राइट आंसर। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 का भाग है, आर्टिकल 19 के तहत ही शामिल किया गया है। इज इट क्लियर? आर्टिकल 21, 22, 20 और 22 इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। यस, फिर से एक अच्छा प्रश्न है ये एक अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के राष्ट्रीय झंडे का फहराना के तहत मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार है, यानी कि मेरा घर है, वहां पे मैं राष्ट्रीय झंडे को लहराता हूं, तो मेरा किस आर्टिकल के तहत आएगा, किस अनुच्छेद के तहत आएगा। तो पहला है संविधान का आर्टिकल 14, इस बात की चर्चा नहीं है। जी हाँ, समानता यानी संविधान का आर्टिकल 19A, जी हाँ, ये वॉक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत है। इसका आंसर केवल और केवल बी आएगा। बी इज द राइट आंसर। यानी कि कोई भी निजी व्यक्ति, आप लोग, हम लोग अपने घर पर, अपने छत पर हम तिरंगा लहराते हैं, तो ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। और इस बात का उल्लेख आर्टिकल 19A में किया गया है। यहाँ इस बात का उल्लेख 19A में किया गया है। 20 नहीं है, 25 नहीं है। आगे ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। ये कह रहा है स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में इनमें से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता देता है। जी हाँ, पहला है घेराव और अफसर अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। जी हाँ, शांतिपूर्ण ये है एकत्रित जनता जिनके हथियार नहीं रखना चाहिए, ये भी है। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, ये भी है। तो इसका आंसर केवल और केवल ए होगा। इसका आंसर केवल और केवल ए होगा। ए इसका आंसर होगा। ए इसका आंसर होगा। जी हाँ, ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। बच्चा मेरे, इसका उल्लेख हम बताए थे अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 ये कहता है
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। जब मेरे बच्चों मूल संविधान में ये बहुत इसका आकार बहुत छोटा था, बहुत ही सीमित तक था, लेकिन बार-बार संशोधन के माध्यम से अब ये आर्टिकल 21 बहुत बड़ा आर्टिकल 21 बन गया है। यहीं पर ही आपको शिक्षा का अधिकार है, यहीं पर ही आपको निजता का अधिकार है, यहीं पर ही आपको स्वास्थ्य का अधिकार है। बहुत सारे अधिकार आर्टिकल 21 के भाग हो चुके हैं। पर्यावरण का संरक्षण इसमें भी किया गया है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख आर्टिकल 21 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख आर्टिकल 21 में है। इसके अलावा भी निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में है, स्वास्थ्य का अधिकार आर्टिकल 21 में है, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में है, पर्यावरण से संरक्षण आर्टिकल 21 में है, अच्छी हवा आर्टिकल 21 में है। तो ये बहुत सारी बातें अब आर्टिकल 21 में जोड़ दी गई हैं। तो इसका आंसर केवल और केवल इसका आंसर केवल और केवल बी होगा। बी इज द राइट आंसर। हम आर्टिकल 19 की चर्चा कर चुके थे, आर्टिकल 21 भी हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, 20 और 22 की भी हम चर्चा करेंगे हम। यस, ये कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की अनुमति देता है? जी हाँ, ये प्रश्न आप पे सूट करेगा। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की अधिकार देता है। अनुच्छेद 19, पहला अनुच्छेद है 19, 21, 25, 19। देखो बच्चा, आर्टिकल 21 ही है। ये कहता है आप जिससे प्यार करते हैं उसी से आप शादी कर सकते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है। जब भी आपके घर वाले आप पर प्रेशराइज कर रहे हैं, मेरे बच्चा शादी आप उससे करोगे, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है शादी उससे करने की, तो मेरे बच्चा ये आपका मौलिक अधिकार है। आप भारत में किसी से भी विवाह कर सकते हैं, किसी से भी शादी कर सकते हैं। यदि घर वाले, परिवार वाले आपसे फोर्स कर रहे हैं, मेरे बच्चा आप शादी दीपांशु से कर लीजिए, कर लीजिए, लेकिन बच्चे आपकी इच्छा नहीं है इनसे शादी करने की, कोई बात नहीं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। इसका उल्लेख आर्टिकल 21 में है। इसका उल्लेख आर्टिकल 21 में है। इसका उल्लेख आर्टिकल 21 में है। जी हाँ, आर्टिकल 21 में इसका उल्लेख है। आपको मालूम है आर्टिकल 25, ये भारत में रहने वाले कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 25 में है। वही हम आर्टिकल 29 की बात करते हैं, तो भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं, जिनकी संख्या बहुत ही कम है, ये उनके हितों का संरक्षण करता है। ये कहता है हम उन लोगों को जाति, उन लोगों को उनकी लिपि, भाषा को बनाए रखेंगे हम। ये इसका उल्लेख आर्टिकल 29 में है। आर्टिकल 29 में इसका उल्लेख किया गया है। जी हाँ, इनमें से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? नहीं आता है, और इसकी चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। पहला है शिक्षा, मतलब चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये आर्टिकल 21 के दायरे में आता है, ये इसका आंसर नहीं है। वही हम महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की बात करते हैं, तो ये भी आर्टिकल 21 का भाग है। ये भी आर्टिकल 21 का भाग है। वही पानी की अच्छी गुणवत्ता, हवा की अच्छी गुणवत्ता, ये भी आपका आर्टिकल 21 का भाग है। यदि आपके शहर में, आपके गांव में स्वच्छ हवा नहीं मिल रही है, तो मेरे बच्चों ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन है। यदि आपको स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, तो मेरे लाल ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन है। इसका उल्लेख आर्टिकल 21 में है। और मेरे बच्चों, मृत्यु दंड, ये आर्टिकल 21 का भाग नहीं है, नहीं है। मौलिक यानी कि मृत्यु दंड आर्टिकल 21 का भाग नहीं है। आगे की आयु से की आयु के बीच सभी बच्चों को शिशुओं शिक्षा का अधिकार है। इसका उल्लेख कहां पे किया गया है? जी हाँ, इसका उल्लेख कहां पे किया गया है? जी हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, डीपीएसपी में नहीं किया गया। इसका उल्लेख नहीं किया गया है। वहीं हम मूल अधिकारों में, जी हाँ, इसका उल्लेख मूल अधिकारों में किया गया है। इसका आंसर केवल और केवल बी होगा। बी इज द राइट आंसर। और उम्मीद करते हैं अधिकतर बच्चे मूल अधिकार लगा रहे होंगे। जी हाँ, ये यदि आपका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो मेरे बच्चों ये आपके फंडामेंटल का उल्लंघन है। आप सीधे न्यायालय जा सकते हैं और उनसे गुहार लगा सकते हैं
महोदय मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मेरे पास इतने पर्याप्त पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेज पाऊं। सो मेरा आपसे अनुरोध है, मेरे बच्चा का पढ़ाई से कुछ पढ़ाई कराएं, मेरे बच्चे का कहीं दाखिला कराएं। तो ये राज्य सरकारों का, केंद्र सरकारों का दायित्व है आपके बच्चों को पढ़ाने का। तो इसका आंसर केवल और केवल बी होगा। बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? कब जोड़ा गया था? ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर ए होगा। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चा सवाल बहुत ज्यादा है और हमें 1 घंटे में कराने हैं। जो महत्वपूर्ण बातें थी उनकी हम चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि आपको मालूम है समझाने का दायरा बहुत बड़ा है। 1 घंटे में कंप्लीट नहीं कराया जा सकता है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं सारी बातों तक आपकी पहुंच बनाने का। जी हाँ, ये कह रहा है इनमें से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार भी है? जी हाँ, इनमें से एक कौन सा एक मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपको अधिकार देता है कि आप किसी से भी सूचना मांग सकते हैं। महोदय जी, आपके कॉलेज में क्या चल रहा है इसकी जानकारी हमें दीजिए, ये सूचना का अधिकार है। मोदी जी, आपके पीएम फंड में कितना पैसा आया इसकी जानकारी हमें दो, इसकी जानकारी आप सार्वजनिक करो। ये जो राम मंदिर बना था इसमें कितने पैसे आए हुए हैं इसकी जानकारी सभी को दीजिए। तो चुनावी बॉन्ड है, कितना पैसा आया है आपके पास में, इस जानकारी को सार्वजनिक करो। ये सूचना का अधिकार है जो वर्ष 2005 से लागू है। वही काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जी हाँ, आंसर केवल और केवल सी होगा। शिक्षा का अधिकार ये मूल अधिकार है। जी हाँ, शिक्षा का अधिकार ये मूल अधिकार है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है? जी हाँ, हमने बताया था जो शोषण के विरुद्ध है, शोषण के विरुद्ध इनका दो अधिकारों में उल्लेख किया गया है, दो आर्टिकलों में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 कहता है किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करा सकते हैं। ये आर्टिकल 23 कहता है यदि मेरी इच्छा नहीं हो रही है काम करने की तो आप मुझसे काम नहीं करवा सकते हैं। ये आर्टिकल 23 कहता है किसी व्यक्ति को बेच नहीं सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को खरीद नहीं सकते हैं। जी हाँ, वो समय अलग था जब आप मिडिएवल हिस्ट्री में एक गुलाम वंश था, जब व्यक्ति को खरीदने और बेचने की आजादी थी। लेकिन मेरे बच्चों, आप किसी भी व्यक्ति को खरीद नहीं सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को बेच नहीं सकते हैं। इसका उल्लेख आर्टिकल 23 में है, इसका उल्लेख आर्टिकल 23 में है। वही बच्चों के विरुद्ध जो शोषण हो रहा है, यानी कि जो 8 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, किसी चाय की दुकान पर हैं, किसी खतरनाक माइन में काम कर रहे हैं, कोयला निकालने वाली खान में काम कर रहे हैं, तो ये बच्चों का शोषण किया जा रहा है। यदि बच्चों पर इस प्रकार से कार्य कराए जाएंगे तो मेरे बच्चा, हमारा युवा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसका उल्लेख आर्टिकल 24 में किया गया है, इसका उल्लेख आर्टिकल 24 में किया गया है। बच्चों के लिए शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, इसका उल्लेख आर्टिकल 24 में है। और 23 की हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। और 17 आपको मालूम है छुआछूत है। और वहीं 19 की बात करते हैं, वॉक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है। आगे आर्टिकल 27 ये कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद तो सिद्ध संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 19, 21, 22, 20। जी हाँ, इसका आंसर डी होगा। डी इज द राइट आंसर। तो आर्टिकल 20 में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें आपको समझना है। क्या कहता है आर्टिकल 20? क्योंकि आपने आर्टिकल 19 को बड़ी बेहतरीन तरीका से समझ लिया है, वही 21 को भी समझ लिया है। अब हम चर्चा करने वाले हैं आर्टिकल 20 की। और आर्टिकल 20 में आपको 3 बातें, महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी है। क्या कहता है आर्टिकल 20? क्या कहता है आर्टिकल 20? 3 बातें आपको फोकस में करना है। यस, ये कहता है, पहली बात तो ये कहता है किसी भी व्यक्ति को, जिसने किसी कोई भी व्यक्ति है
यस, पहली बात बोलता है किसी भी व्यक्ति को एक क्राइम की एक से अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी। यस, एक से अधिक बार किसी अपराध की एक से अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी। वेट सजा नहीं दी जाएगी। यस, मान लेते हैं कि मैंने एक क्राइम किया है, मैंने चोरी की है और चोरी की सजा मुझे मिल चुकी है। अब दोबारा मुझे उसी चोरी की दोबारा सजा नहीं मिलेगी। मैंने किसी व्यक्ति की हत्या की है, अब मैं 7 साल जेल से काट चुका हूं। मैंने 7 साल मुझे सजा मिल चुकी है। अब दोबारा मुझे उसी व्यक्ति की दोबारा मुझे वही सजा रिपीट नहीं होगी क्योंकि मैंने सजा ले लिया हूं। तो एक क्राइम की एक से अधिक बार सजा नहीं मिलेगी। ये पहली बात थी। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, विधि करते समय दूसरी बात है अपराध करते समय विधि के तहत ही सजा विधि के तहत ही सजा मिलेगी। विधि के तहत ही सजा का प्रावधान। विजन, ये बात महत्वपूर्ण है। मान लेते हैं अपराध करते समय विधि के तहत ही सजा दी जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं आज मैंने किसी भी व्यक्ति की हत्या की, मान लेते हैं हत्या की मैंने, तो आज जो हत्या की सजा है मुझे उस सजा के तहत ही आज उसी विधि के तहत ही मुझे सजा दी जाएगी। यदि इस हत्या में मर्डर में कल कुछ बदलाव किए जाएं तो मुझे कल के आधार पर सजा नहीं मिलेगी। जो अपराध की आज मुझे सजा दी है, जो अपराध की आज उल्लेख है, तो मुझे उसी अपराध के तहत ही मुझे सजा दी जाएगी जो विधि में उल्लेख है। और आसान शब्दों में और हम आपको बताना चाहते हैं आज मैंने कोई भी गुनाह किया है, कोई भी अपराध किया है और उस अपराध की आज विधि में 2 वर्ष सजा है और कल सरकार के द्वारा या संसद के द्वारा उस विधि में बदलाव कर दिया जाए और वो 5 वर्ष कर दिया जाए तो मुझे सजा केवल 2 वर्ष ही दी जाएगी। और तीसरी बात, किसी भी व्यक्ति को स्वयं की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जी हाँ, तीसरी बात, स्वयं की गवाही। स्वयं की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 20 इन 3 बातों का उल्लेख करता है। पहली, किसी अपराध की एक से अधिक बार सजा नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अपराध करते समय जो विधि लागू थी उसी विधि के तहत ही सजा का प्रावधान है। तीसरी बात, स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दी जाएगी। इस बात का उल्लेख आर्टिकल 20 कहता है। जी हाँ, तो आर्टिकल 20 इसका आंसर सही होगा। आर्टिकल 20 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट, ये कह रहा है किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हम बताए थे आर्टिकल 20 में बताए थे और अभी बताए थे किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख आर्टिकल 20 में है। इसका उल्लेख आर्टिकल 20 में, अभी इसकी हम चर्चा करे थे। इसका उल्लेख आर्टिकल 20 में है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दी जाएगी। ये भी हम आपको बताए थे बच्चा, ये देखो, ये भी हम बताए थे किसी अपराध को एक से अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी उसी अपराध की। यस, तो उसका भी आंसर बी होगा। आर्टिकल बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका उल्लेख आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 में इसका उल्लेख किया गया है। ये कह रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। बगैर मुकदमा चलाए उस व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है। तो वो समय कितना होगा?
वो कालक्रम कितना होगा, उस समय उस कालक्रम की बात की गई है। तो मेरे बच्चों 4 विकल्प आपके पास में है। पहला है 1 महीना, दूसरा है 3 महीना, तीसरा है 6 महीना, चौथा है 9 महीना। कितने माह तक उसको बंदी बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर केवल बी होगा। जी हाँ, इसका आंसर केवल और केवल बी होगा। बी इज द राइट आंसर। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, ये भी अच्छा प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाल धारण करने का अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 31। इसका आंसर क्या होगा? देखो, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। जी हाँ, 25, आर्टिकल 25, आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 ये कहता है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। भले ही आज आप हिंदू घर में जन्मे हैं, तो आपके पास में विकल्प हैं। आप मुस्लिम धर्म को अपना सकते हैं, आप ईसाई धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। यदि आप मुस्लिम धर्म में जन्मे हैं, तो आप हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्धिज्म कुछ भी बन सकते हैं, किसी भी धर्म को आप फॉलो कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। भले ही समाज कुछ भी कहे, लेकिन आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। इसका आंसर केवल बी होगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बी होगा। बी इज द राइट आंसर। ये कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, यानी कि जो आर्टिकल 25 है वो किससे संबंधित है? समानता के अधिकार से नहीं, ये गलत है। आर्टिकल 25 समानता के अधिकार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार से यह भी नहीं है। जी हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता, आपको मालूम है इसका उल्लेख आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से, आंसर केवल और केवल सी होगा। सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? आगे, अब ये आपको मैच करना है। देखते हैं आपने कितने आर्टिकल आपको याद हैं, कितने आर्टिकल आपको याद हैं। ये कह रहा है इनमें से युग्मों में से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। यदि अब हम बात करने वाले हैं मानव दुर्व्यापार या बाल श्रम का उल्लेख आर्टिकल 23 में है। ही हम सत्य बताए थे आपको। भारत में किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि कोई व्यक्ति खरीद सकता है। किसी व्यक्ति को खरीदना और बेचना ये किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है, तो ये उसके अधिकारों का हनन है। तो ये सही है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। यस। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उप सॉरी अल्पसंख्यक हेतु संरक्षण, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 29 में ही इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 29 में ही इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32, ये भी एग्जैक्ट बिल्कुल सही है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक अधिकार, ये आर्टिकल 30 में है। जो कम लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए वो अपनी मर्जी से शिक्षक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आर्टिकल 30 कहता है। आर्टिकल 30 में इसका उल्लेख किया गया है। तो मेरे बच्चों आर्टिकल 30 में इसका उल्लेख किया गया और ये गलत है, ये गलत है। तो आंसर केवल और केवल डी होगा। इसने पूछा कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। ये तीनों सही है, लेकिन आर्टिकल डी यानी कि विकल्प डी ये बिल्कुल पूर्णतः गलत है। इसका उल्लेख आर्टिकल 30 में होना चाहिए था, अनुच्छेद 30 में इसका उल्लेख होना चाहिए था। ओके ओके, बस हो गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार है? बिल्कुल है, आर्टिकल 29। ये हम आपको बताए थे, आर्टिकल 29। यस। नेक्स्ट, इनमें से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? जी हाँ, आपको मालूम है सर्वोच्च न्यायालय। जी हाँ, सभी भारत के न्यायालय है ये। भाई जब आपके अधिकारों का हनन होगा तो सीधा आप कोर्ट जाएंगे। आंसर डी होगा इसका। बहुत ही आसान है। ऐसे ही मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? आंसर न्यायपालिका।
आंसर न्यायपालिका। इनमें से किस एक का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? जी हाँ, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा कहा गया है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। आज का अंतिम प्रश्न ये कह रहा है, व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय में इनमें से किस रिट के तहत जारी कर सकता है? इनमें से किस रिट के तहत जारी कर सकता है? तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आंसर डी होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये जी हाँ, ये आज का अंतिम प्रश्न है। देखते हैं आप में से कौन इसका आंसर देता है, सही देता है। इनमें से कौन सही सम्मिलित नहीं है? नहीं है। पहला है छुआछूत। आर्टिकल 17 में इसका उल्लेख किया गया है। हम ये आपको बताएं, आर्टिकल 17 में छुआछूत का उल्लेख किया गया है। वहीं गिरफ्तारी के विरुद्ध निरोध, जी हाँ, ये इसका उल्लेख 23। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। धर्म की स्वतंत्रता 25 बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक ये सही है। आंसर केवल बी होगा। बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, जितने भी प्रश्न मूल अधिकार से आए हुए थे, हम उनकी मात्र 1 घंटे में बिल्कुल बखूबी, बहुत ही बेहतरीन तरीका से चर्चा किए हैं, और जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उनको भी हम चर्चा किए हैं। तो बच्चों, कल हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, टीपीएसबी, नीति निर्देशक तत्व, उसके साथ में कल हम मिलते हैं। तो बने रहना। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो मेरे बच्चों, ये क्लास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो ओके गाइस, आज की मुलाकात बस इतनी। कल कर लेना बातें चाहे जितनी। सी यू अगेन टुमारो, सेम टाइम, सेम मूड, सेम प्लेस। थैंक यू, सिया चाह, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। ओके, थैंक यू गाइस।